सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। साथियों, भारत के महान राजाओं की बात हो और महाप्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम न लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम कर्पूरा देवी था, जिन्हें कपूरी देवी भी कहा जाता है। पूरे 12 वर्षों के बाद इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पिता राजा सोमेश्वर अजमेर के राजा थे। जब यह 11 वर्ष के ही थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। राजा सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 11 वर्ष के पृथ्वीराज को राजगद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि यह उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए राजकाज का अधिकांश कार्य इनकी माताजी संभालती थीं। यह बालक अत्यंत साहसी था। बचपन से ही युद्ध कला की तरफ इनका स्वाभाविक आकर्षण था। शब्द भेदी बाण चलाने में पृथ्वीराज पारंगत हो चुके थे। आवाज सुनकर ही ये आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भी लक्ष्य को भेद सकते थे। किशोरावस्था में ही शिकार के दौरान इन्होंने अपने हाथों से ही एक शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। इनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैलते जा रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से नाराज होकर इनके चचेरे भाई नागार्जुन ने बगावत कर दी थी, लेकिन पृथ्वीराज ने इस बगावत को अपने सैन्य कौशल से कुचल दिया। पृथ्वीराज चौहान अत्यंत मेधावी थे। कहा जाता है कि इन्हें कई भाषाओं में महारत हासिल थी। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में कहा गया है कि यह 6 भाषाओं में पारंगत थे, जबकि पृथ्वीराज रासों में कहा गया है कि इन्हें 14 भाषाओं का अच्छी तरह से ज्ञान था। भाषाओं के अलावा अनेक प्रकार के विषयों में ये सिद्ध हस्त थे, जैसे इतिहास, गणित, चिकित्सा, सैन्य ज्ञान, चित्रकारी, दार्शनिक शास्त्र और धर्मशास्त्र। यह किसी भी विषय पर निरंतर बहस कर सकते थे। ये सभी विषयों का अच्छा ज्ञान रखते थे, शारीरिक रूप से बलिष्ठ थे और देखने में पुरुषोचित सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थे। जब इनके चचेरे भाई नागार्जुन ने बगावत की, तब पृथ्वीराज ने इस बगावत को अपने सैन्य कौशल से कुचल दिया। यह इनका पहला सैन्य अभियान माना जा सकता है। उस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज के नाना तोमर वंश के अनंग देव का आधिपत्य था। उनका कोई वारिस नहीं था। दिल्ली का साम्राज्य अनंग देव के बाद सीधा पृथ्वीराज के पास ही आया था। पृथ्वीराज ने अपने सैन्य अभियानों से आसपास के राज्यों को फतह कर अपने अधीन कर लिया था। उस समय कन्नौज भी एक शक्तिशाली राज्य था और कन्नौज के राजा थे जयचंद। एक बार जयचंद ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करने के बाद यह निर्णय किया कि उसे एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहिए, और राजसूय यज्ञ करने से पहले उसे ज्यादा से ज्यादा राजाओं को अपने अधीन करना था। जयचंद ने सभी राजाओं को संदेश भिजवा दिया कि या तो वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, अन्यथा उससे युद्ध करें। उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सशक्त राजा थे। कन्नौज की नज़र भी अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान पर थी और वह चाहते थे कि पृथ्वीराज उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। जयचंद ने अपने मंत्रियों से एक बार विचार विमर्श करके पूछा कि हमने बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया है। जो सीधी तरह से नहीं माने उनसे हमने युद्ध किया और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन पृथ्वीराज की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। क्या उनको कोई संदेशा नहीं दिया गया? मंत्रियों ने कहा, हमने वहां पर भी आपका संदेश पहुंचाया है, देखते हैं वहां से क्या जवाब आता है। पृथ्वीराज चौहान के पास जब जयचंद का संदेशवाहक संदेश लेकर पहुंचा तो संदेश को पढ़कर पृथ्वीराज चौहान के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। पृथ्वीराज चौहान के राजगुरु ने संदेशवाहक से कहा, कह दो जाकर अपने राजा जयचंद से, दिल्ली सिर्फ पृथ्वीराज की है और पृथ्वीराज की ही रहेगी। संदेशवाहक तो चला गया, लेकिन अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिए पृथ्वीराज चौहान जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए और उन्होंने अनेक हिंसक पशुओं का वध किया। जब संदेशवाहक ने वापस आकर राजा जयचंद को बताया कि पृथ्वीराज किसी भी हालत में उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो राजा जयचंद अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने घोषणा की कि वह पृथ्वीराज पर आक्रमण करेगा।
लेकिन उसके मंत्रियों ने उसे समझाया कि राजसूय यज्ञ की तिथि निकट आ चुकी है, ऐसे में दिल्ली पर आक्रमण करना संभव नहीं है। राजा जयचंद ने कुछ सोच करके कहा, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण हम बाद में करेंगे, लेकिन राजसूय यज्ञ के साथ हम अपनी बेटी राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर भी करेंगे और आमंत्रित राजाओं में से राजकुमारी संयोगिता अपना मनपसंद वर चुन लेंगी। अब इसे विधाता का लेख ही कहा जा सकता है। जितनी नफरत जयचंद पृथ्वीराज चौहान से करता था, उससे कहीं ज्यादा प्यार राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से करती थीं। राजकुमारी संयोगिता ने आज तक पृथ्वीराज चौहान को देखा तक नहीं था, लेकिन उनकी वीरता, उनके सौंदर्य और उनके साहस की चर्चाएं सुन सुनकर वह उनके प्रेम में पागल सी हो उठी थी। कुछ पत्राचारों के माध्यम से राजकुमारी संयोगिता अपने प्रेम का संदेश पृथ्वीराज तक पहुंचा चुकी थी। उधर राजा जयचंद ने फैसला किया कि स्वयंवर के समय वह पृथ्वीराज की मूर्ति बनाकर सभागार के द्वार पर रखेगा, जिससे राजा पृथ्वीराज की मूर्ति एक द्वारपाल के रूप में दिखाई देगी। इस तरह से वह पृथ्वीराज चौहान जी को अपमानित करना चाहता था। राजा जयचंद राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम के एकदम विरुद्ध था। पृथ्वीराज चौहान जी के बचपन के मित्र थे चंद बरदाई। वह अपने हृदय की हर बात चंद बरदाई से कहा करते थे। चंद बरदाई एक उच्च कोटि के कवि भी थे। वास्तव में उन्हें हिंदी का पहला कवि कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान जी ने चंद बरदाई से कहा कि मैं किसी भी हालत में संयोगिता से विवाह अवश्य करूंगा। तब चंद बरदाई ने उनसे कहा, आप ये कैसे करेंगे? तब राजा पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई से कहा, जयचंद मुझे किसी भी कीमत पर कन्नौज में प्रवेश नहीं करने देगा, लेकिन तुम्हें कन्नौज में प्रवेश करने की कोई रोक टोक नहीं है। तुम तो कन्नौज में प्रवेश कर ही सकते हो। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको लेकर अवश्य कन्नौज जाऊंगा। दोनों ने वेश बदला। चंद बरदाई एक पान के व्यापारी के रूप में कन्नौज की ओर चल पड़े। साथ में थे पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने अपने साथ कुछ 100 सैनिक भी लिए, जिन्हें नौकरों की वेशभूषा में रखा गया था, और पान के सौदे के व्यापारी बनकर ये दोनों कन्नौज की तरफ चल पड़े। कुछ दिनों के बाद ये कन्नौज पहुंचे। पान के व्यापारी के रूप में चंद बरदाई राजा जयचंद से भी मिले। राजा जयचंद ने उनसे कहा, तुम दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो अवश्य जानते होगे। तब चंद बरदाई ने कहा, हाँ महाराज, पृथ्वीराज चौहान निसंदेह बहुत ही साहसी और प्रतापी राजा हैं। जितनी देर में कोई बहादुर से बहादुर सैनिक एक तलवार का वार करता है, उतनी देर में पृथ्वीराज चौहान तलवार के 50 वार करने में सक्षम हैं। जयचंद ने जब चंद बरदाई के मुंह से पृथ्वीराज की प्रशंसा सुनी तो वह ईर्ष्या से भर उठा। खैर, उसने चंद बरदाई से कहा, आप और आपके साथ आए हुए लोग हमारे मेहमान हैं। जब तक आप कन्नौज में हैं तब तक आप आनंद से रहिए। अगले दिन जयचंद चंद बरदाई के पास आए और उनसे पूछने लगे, क्या आप यहाँ कुशल से तो हैं? चंद बरदाई ने कहा, हाँ महाराज, हम यहाँ बहुत प्रसन्नता से हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयचंद ने वहां पर पृथ्वीराज चौहान को भी देखा, जो कि एक व्यापारी की वेशभूषा में थे। लेकिन राजा जयचंद के मन में यह शंका घर कर गई कि यह व्यक्ति कोई व्यापारी तो नहीं दिखाई देता। इसके चेहरे पे तो किसी राजाओं जैसा तेज है। हालांकि उस समय जयचंद ने उनसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके मन में एक अनहोनी की आशंका सी उभर आई थी। राजा जयचंद ने वहां से निकलते हुए भी खिड़की के झरोके से राजा पृथ्वीराज चौहान को देखा, जो कि उस समय अपने सेवकों से बात कर रहे थे। राजा जयचंद को अब ऐसा लगने लगा कि कहीं कुछ अनिष्ट होने वाला है। जयचंद तुरंत अपने महल की तरफ आए और उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि पान के व्यापारी के रूप में जो लोग यहाँ आए हुए हैं, तुम लोग उन पर कड़ी नजर रखो। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से मिलने का मन बनाया, क्योंकि राजा पृथ्वीराज चौहान को भी लगने लगा था कि राजा जयचंद के मन में किसी प्रकार की शंका घर कर गई है। उधर जयचंद ने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया और उन्होंने ये फैसला किया कि राजसूय यज्ञ तो होता रहेगा, लेकिन राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर हमें पहले ही कर देना चाहिए। जयचंद ने अपने मंत्रियों से कहा कि सभी आमंत्रित राजाओं से कहा जाए कि स्वयंवर की तिथि राजसूय यज्ञ से पहले कर दी गई है, इसलिए वे यहाँ पर उपस्थित होकर स्वयंवर में भाग लें। इधर पृथ्वीराज जी के कक्ष में आके उनके सेवक ने उन्हें बताया कि राजा जयचंद ने स्वयंवर की तिथि पहले ही कर दी है
और कल ही स्वयंवर है। पृथ्वीराज चौहान ने मन ही मन सोचा, राजा जयचंद ने इतनी जल्दी अपना फैसला कैसे बदल दिया। सेवक ने यह भी बताया, महल के द्वार पर ही आपकी मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर लगाई जा रही है ताकि आपको अपमानित किया जा सके। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, इस अपमान का बदला हम अवश्य लेंगे। अगले दिन स्वयंवर का आयोजन किया गया। सभी आमंत्रित राजा अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इधर राजकुमारी संयोगिता वरमाला लेकर हाथ में पूजा की थाली लिए हुए सभी राजाओं के सामने से गुजरी, लेकिन राजकुमारी संयोगिता ने किसी की भी तरफ ध्यान नहीं दिया और वे सीधे चलती हुई द्वार तक पहुंच गईं और उन्होंने वरमाला पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में डाल दी और कहा, इन्हें तो मैं मन ही मन कब से अपना पति मान चुकी हूँ। उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग सन्न से रह गए। अचानक पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर बैठे हुए प्रकट हुए। उन्होंने राजकुमारी संयोगिता की तरफ हाथ बढ़ाया। राजकुमारी संयोगिता ने उन्हें हाथ दिया और पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयोगिता को लेकर अपने घोड़े पर बैठकर सरपट वहां से निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर उनके साथ आए हुए जो सैनिक सेवकों की वेशभूषा में थे, वह अपने सैनिक रूप में पूरे लाव लश्कर के साथ खड़े हुए थे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मेरे सिपाहियों सावधान, दुश्मन हमारे पीछे ही है, उनका डटकर मुकाबला करो। इधर जयचंद की सेनाएं भी पृथ्वीराज के सैनिकों पर टूट पड़ी। पृथ्वीराज के ऊपर जिसने पहला हमला किया उसका नाम था मीर। यह एक पारसी सैनिक अधिकारी था जो कि जयचंद की सेना में था, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे मार गिराया। मीर के मरते ही पृथ्वीराज के सैनिकों में उत्साह भर आया और सभी पृथ्वीराज महाराज की जय हो का नारा लगाने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में जयचंद ने एक बहुत भारी सेना पृथ्वीराज के पीछे भेज दी। लड़ाई चलती रही और पृथ्वीराज युद्ध करते करते आखिरकार दिल्ली अपनी सीमाओं में पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही किले के दरवाजे बंद कर दिए गए और जयचंद की सेनाओं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज को अपने पति के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न थी। आखिर उनके प्रेम की जीत हुई थी। इधर पृथ्वीराज चौहान अपनी नई नवेली पत्नी के साथ बहुत प्रसन्नतापूर्वक दिन बिता रहे थे। उधर शहाबुद्दीन गौरी गजनी में दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। शहाबुद्दीन गौरी कई बार दिल्ली पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन हमेशा पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने हर बार शहाबुद्दीन गौरी को पराजित किया था और शहाबुद्दीन गौरी कई बार बंदी बनाया जा चुका था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सामने आते ही वह क्षमा याचना करने लगता था और पृथ्वीराज चौहान हमेशा चेतावनी देकर उसे छोड़ देते थे। लेकिन अब की बार कहानी कुछ और ही थी। इस बार शहाबुद्दीन गौरी को साथ मिला जयचंद का। जयचंद ने शहाबुद्दीन गौरी को पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध में हर संभव सहायता देने का वचन दिया। इस समय तक मोहम्मद गौरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चौहानों के पश्चिम में अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था। उन्होंने अपना अड्डा गजनी से पंजाब तक कर लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने के प्रयास में ही उन्हें पृथ्वीराज के साथ कई युद्ध झेलने पड़े थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य कितनी लड़ाइयाँ हुई, इसके लिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीकों से बताया गया है। कहीं कहा जाता है कि 7 बार गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो चुका था। कहीं कहीं कहा जाता है कि 17 बार पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी पराजित हो चुका था। मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल 1 या 2 लड़ाइयों का जिक्र किया है। तबकाते नासिरी और तारीख फरिश्ता में तराइन की 2 लड़ाइयों का जिक्र है। जमी उल हिकाया और ताज उल मासीर ने तराइन की दूसरी लड़ाई का उल्लेख किया है। हालांकि कई लेखकों ने इन लड़ाइयों को 22 तक बताया है। हमीर महाकाव्य दावा करता है कि दोनों के बीच 9 लड़ाइयां हुई। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 लड़ाइयों का जिक्र है। प्रबंध कोश में 21 लड़ाइयों का दावा किया गया है, जबकि प्रबंध चिंतामणि में 22 लड़ाइयों के बारे में बताया गया है। अब संख्या कितनी भी हो, लेकिन यह बात निश्चित है कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कई बार मुठभेड़ हो चुकी थी, जिसमें हर बार गौरी की पराजय हुई थी और उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वीराज चौहान से क्षमा मांगी थी। मोहम्मद गौरी अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था। राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने के कारण कई राजा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि वे जयचंद के साथ थे। पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ अपने युद्धों के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज के पास
कोई सहयोगी नहीं था। फिर भी उन्होंने गौरी का मुकाबला करने के लिए बड़ी सेना इकट्ठी करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मोहम्मद गौरी को अच्छी तरह से मालूम था कि पृथ्वीराज जी की सेना बहुत विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख से अधिक सैनिक और सैकड़ों की संख्या में हाथी थे। उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते थे। मोहम्मद गौरी भी इस बार हर हालत में जीतना चाहता था। जयचंद का साथ तो उसके साथ था ही, इसके अलावा उसने 1,20,000 लोगों की बड़ी सेना संगठित की। और फिर शुरू हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का युद्ध। लेकिन अफसोस, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। तराइन की यह लड़ाई पृथ्वीराज के लिए मनहूस साबित हुई। इस लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की कमजोरियों का बहुत फायदा उठाया था। उसे मालूम था कि क्षत्रिय गौ हत्या नहीं करते और क्षत्रिय कभी भी रात में लड़ाई नहीं करते। भारतीय राजा महाराजाओं का प्रारंभ से ही यह नियम रहा है। भारतीय सभ्यता के अनुसार रात के समय युद्ध करना वर्जित है। इसीलिए गौरी ने रात्रि में मारकाट मचाई और पृथ्वीराज की सेना को भारी पड़ता देखकर गायों का समूह उनकी सेना के आगे कर दिया। कोई भी सैनिक किसी गाय के ऊपर अपना अस्त्र नहीं चला सकता था। इस बात का फायदा उठाकर गौरी ने भयंकर मारकाट मचाई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर वह उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। इधर महारानी संयोगिता को जैसे ही ये पता चला कि पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए हैं और गौरी उन्हें गजनी ले गया है, तो मानो उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और अपने सम्मान की रक्षा के लिए महारानी संयोगिता और अन्य रानियों ने मौत को गले लगाना उचित समझा और उन्होंने जौहर कर लिया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया और उसने वहां उन्हें बंदी बनाकर रखा। अपने दरबार में बंदी बने हुए पृथ्वीराज को देखकर उसने पृथ्वीराज का बहुत उपहास उड़ाया और अपने दरबारियों से कहा, यही है वह शेर जिसके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे। आज ये गिरफ्तार होकर मेरे सामने जंजीरों में बंधा हुआ खड़ा है, लेकिन देखो इसकी नज़रें अभी भी नीचे नहीं हो रही हैं। ये आंखों में आंखें डालकर ऐसे खड़ा है जैसे कि विजय इसी की हुई हो। उसने पृथ्वीराज से कहा कि तुम एक हारे हुए राजा हो, इसलिए तुम्हें अपनी नज़रें झुका लेनी चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। पृथ्वीराज चौहान की आंखों में देखकर मोहम्मद गौरी की नज़रें खुद ब खुद झुक गईं और उसने अपने जल्लादों को आदेश दिया कि गर्म सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी जाएं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गईं और पृथ्वीराज जी अंधे हो गए। इधर चंदबरदाई महाराजा पृथ्वीराज चौहान को छुड़ाने के लिए एक साधु का वेश बनाकर गजनी की ओर निकल पड़े। कुछ दिनों के बाद वह गजनी पहुंचे। अब तक उन्हें पता चल चुका था कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली गई हैं। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने महल में घुसपैठ बना ली थी। एक दिन मोहम्मद गौरी को तीरंदाजी का अभ्यास करते हुए देखकर चंदबरदाई ने कहा, आप जो ये अभ्यास कर रहे हैं, यह तो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की तीरंदाजी के सामने कुछ भी नहीं है। आश्चर्यचकित होकर गौरी ने उससे पूछा, भला ऐसी क्या खासियत है पृथ्वीराज चौहान की तीरंदाजी में? वह तो हमारी कैद में है। चंदबरदाई ने कहा, आपने क्या कभी शब्द भेदी बाण विद्या के बारे में सुना है, जिसमें सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगाया जाता है? गौरी ने कहा, पृथ्वीराज चौहान तो अब अंधे हो चुके हैं, अब वो क्या निशाना लगाएंगे? तब चंदबरदाई ने कहा, शायद आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मेरे कहने का अर्थ है शब्द भेदी बाण विद्या, जिसमें आंखों की आवश्यकता नहीं होती। केवल आवाज सुनकर ही पृथ्वीराज चौहान किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। गौरी ने कहा, असंभव। मुझे तो नहीं लगता कि इस बात में जरा भी सत्यता है। अगर ऐसा है तो मैं पृथ्वीराज चौहान की इस कला को अवश्य देखना चाहूँगा। मोहम्मद गौरी चंदबरदाई की बातों में आ गया था और उसने पृथ्वीराज चौहान का यह कमाल देखने का फैसला कर लिया। लक्ष्य तय कर दिया गया। मोहम्मद गौरी ने घोषणा करी कि 1 घंटा बजाया जाएगा, जिस पर नेत्रहीन पृथ्वीराज चौहान अपना निशाना साधेंगे। सभा में मोहम्मद गौरी अपने स्थान पर बैठा और पृथ्वीराज चौहान को वहां लाया गया और उनसे कहा गया कि मोहम्मद गौरी उनका शब्द भेदी वाण विद्या का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। 1 घंटा बजाया जाएगा, जिसकी आवाज़ सुनकर उन्हें लक्ष्य का भेदन करना होगा। तभी वहां पर चंदबरदाई आए और उन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा कि महाराज, चूंकि
पृथ्वीराज चौहान स्वयं एक राजा हैं, इसलिए आदेश तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पास आकर उनके कानों में कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इस तरह चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के कान में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि इस समय मोहम्मद गौरी वास्तव में कहां पर बैठा हुआ है। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान समझ गए थे कि अब उन्हें क्या करना है। उधर गौरी ने चंदबरदाई से पूछा कि वह पृथ्वीराज से क्या कह रहे हैं। तब चंदबरदाई ने कहा कि वह उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मना रहे हैं, बस आपके आदेश की ही प्रतीक्षा है। यह सुनकर मोहम्मद गौरी ने जैसे ही आदेश दिया कि प्रदर्शन किया जाए, पृथ्वीराज चौहान ने प्रत्यंचा चढ़ाई और चला दिया तीर, और वह तीर सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में जा लगा और वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई दोनों को ही पता था कि क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी कटार निकाली और एक दूसरे के सीने में भोंक दी। इस तरह पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हुए और उनके परम सखा चंदबरदाई ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। साथियों, चंदबरदाई राव को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसमें 10,000 से ज़्यादा छंद हैं और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। चंदबरदाई ने इस ग्रंथ की रचना प्रत्यक्षदर्शी की भांति की है, लेकिन शिलालेखों के प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि इस रचना का आखिरी हिस्सा थोड़े दिनों के बाद पूरा किया गया, क्योंकि आखिरी समय में चंदबरदाई ने स्वयं भी अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। किसी अज्ञात कवि ने चंदबरदाई और पृथ्वीराज के अंतिम क्षणों का वर्णन करके इस रचना को पूर्ण किया था। साथियों, कई इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान को राजधानी अजमेर ले जाया गया था, जहां मोहम्मद गौरी ने उसे जागीरदार के रूप में बहाल करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके पश्चात पृथ्वीराज को अजमेर में ही मार दिया गया था। जबकि अन्य ग्रंथों का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया था और उन्हें वहां अंधा कर दिया गया था। कवि चंदबरदाई ने गजनी की यात्रा की थी और मोहम्मद गौरी को चकमा दिया था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की आवाज की दिशा में तीर चलाकर उसे मार डाला था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है मोहम्मद गौरी की मृत्यु सन 1206 में हुई थी, जबकि तराइन की लड़ाई सन 1192 में हुई थी। इस लिहाज से अगर 1192 में पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया था तो उनकी हत्या 1192 में ही कर दी गई होगी। लेकिन वहीं दूसरे कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अगर 1192 में पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया था तो यह आवश्यक नहीं है कि उनकी तुरंत ही हत्या कर दी गई हो। उन्हें काफ़ी समय तक कारागार में रखा गया होगा और सन 1206 में पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही उसकी मृत्यु हुई होगी। इस पर दूसरे इतिहासकारों का यह भी कहना है कि 1206 में आधुनिक पाकिस्तान के झेलम क्षेत्र में नदी के किनारे मोहम्मद गौरी को खोखर नामक जाटों के उपसमूह के लोगों ने बदला लेने के लिए मार डाला था। लेकिन अधिकांशतः यही माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी बाण विद्या के प्रयोग से मोहम्मद गौरी को मारा था, और अगर 1206 में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई है तो 1206 तक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपनी कैद में रखा होगा, जहां पर चंदबरदाई के आने के बाद शब्द भेदी बाण विद्या के प्रदर्शन के फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। तो साथियों, पृथ्वीराज चौहान की यह दास्तान आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। पृथ्वीराज चौहान जी जैसे शासक कभी भुलाए नहीं जा सकते और इतिहास में अमर रहते हैं। तो इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।